हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैवर्न ऑफ टेक्स्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिज्म पर। फेमिनिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी नेट की तैयारी के लिए भी और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि औरतों ने कितना कुछ सहा है हिस्ट्री में और किस तरह से अपने हकों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और कैसे ये लड़ाई अभी तक चल रही है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं जरा फेमिनिज्म है क्या। कैंपेन्स, एक्टिविटीज एंड टेक्स्ट्स दैट एडवोकेट फॉर द राइट्स, इंटरेस्ट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ women in a society and also addresses and dismantle the structures and systems that maintain gender inequalities like patriarchal structures। मतलब ऐसे भी कोई कैंपेन्स या एक्टिविटीज या टेक्स्ट जो कि वुमेन के राइट्स के बारे में बात करें, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करें, उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, और जो भी सोसाइटी में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या सिस्टम है जो कि जेंडर इनइक्वालिटी बनाते हैं, जैसे कि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, उनको एड्रेस करे, उनको सामने लेके आए और उनको फिर डिसमेंटल करे, डिस्ट्रॉय करे, खत्म करे। ठीक। नाउ फेमिनिज्म में हम 4 वेव्स पढ़ते हैं। वेव्स का मतलब आप पीरियड समझ सकते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, इस तरीके से। तो 4 वेव्स आई थी फेमिनिज्म की, जिनका अपना अपना एक मोटिव था। जो फर्स्ट वेव आई थी वो थी 1830 टू 1920s, और इस वेव का जो की फोकस था वो लीगल इश्यूज पे था, प्राइमरली वुमेन्स सफरेज पे। वुमेन्स सफरेज का मतलब राइट टू वोट, वोटिंग राइट पे। ठीक। फिर जो सेकंड वेव आई थी वो 1960 से 1980s तक आई थी, जिसमें कि सोसाइटल इनइक्वालिटीज एंड चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स पे बात हुई थी। जेंडर नॉर्म्स मतलब वर्क प्लेस पे जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, या औरतों को काम नहीं करने दिया जाता, या कुछ काम है कि वो सिर्फ मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती, इस तरीके की चीज़ों पे इस वेव में ज़्यादा फोकस रहा। ठीक। फिर जो थर्ड वेव आई 1990 से 2000s तक, जिसमें कंसेप्ट आया इंटरसेक्शनलिटी, मतलब कि अब जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है उसमें हर तरीके की, हर रेस की औरत, हर क्लास या हर आइडेंटिटी की औरत, सबको इंक्लूड किया गया। कि यहाँ पे फिर ब्लैक वुमेन की भी बात हुई, या थर्ड वर्ल्ड वुमेन, जितनी भी औरतें हैं उन सबको इंक्लूड किया गया, सबकी हकों की बात की गई। ठीक। और जो फोर्थ वेव आई वो थी 2010 से लेके अभी तक जो चल रही है, जिसमें कि हम सेक्सुअल हरेसमेंट की बात करते हैं, है ना, बॉडी शेमिंग की बात करते हैं, किस तरीके से औरतों को बॉडी शेम किया जाता है, खासकर ऑनलाइन मिसोजिनी, है ना, जिसमें कि औरतों के प्रति एक हेट्रेड दिखाया जाता है कि बहुत सारी ऐसी रील्स आती हैं या मीम्स शेयर होते हैं इंस्टा पे। तो उन सब के खिलाफ जो एक लड़ाई चलती है या जंग चलती है वो फोर्थ वेव में आ जाती है। ठीक। नाउ जो फर्स्ट वेव आई थी 1830s से लेके 1920s तक, इसका जो मेन फोकस था, जैसे कि मैंने बताया, वुमेन्स सफरेज पे था, राइट टू वोट पे था। तो राइट टू वोट उनको मिला कैसे, किस तरीके से उन्होंने अपनी वोटिंग राइट के लिए लड़ाई की, तो देखते हैं। 1792 में एक वर्क लिखा था, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वोल्सटनक्राफ्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है नेट के पर्सपेक्टिव से, इसका नाम, डेट, ये सब पूछा जाता है। तो वोल्सटनक्राफ्ट क्रिटिसाइजेस द ट्रेडिशनल रोल्स असाइन्ड टू वुमेन एंड शी आर्ग्यूज दैट वुमेन डू नॉट चूज टू बिहेव एज दे डू बट आर इंस्टेड एनस्लेव्ड बाय अ सोसाइटी दैट फोर्सेस देम टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। मतलब औरतें जिस तरीके से एक सोसाइटी में बिहेव करती है वो खुद से चूज नहीं करती वैसा बिहेव करना, है ना, बल्कि एक सोसाइटी होती है जो उन्हें एनस्लेव करती है, बंदी बनाती है और उन्हें फोर्स करती है उस तरीके से बिहेव करने में। जैसे कि औरत है तो रसोई ही संभालेगी या घर की सफाई ही करेगी, ये काम कोई औरत खुद से चूज नहीं करती है ना, कि और एक औरत पैदा हुई और वो कहे कि मेरा तो पैशन ही ये है कि घर की सफाई करना और रसोई संभालना। नहीं, ये सोसाइटी है जो उन्हें फोर्स करती है कि तुम यही काम करोगी, तुम्हारा जो रहन सहन होगा इसी तरीके से होगा। ठीक। तो एक तो उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। दूसरा उन्होंने कहा वीमेन आर नॉट नेचुरली इन्फीरियर टू मैन बट द लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन हेल्ड देम इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल चाइल्डहुड। मतलब कि विमेन कोई नेचुरली इन्फीरियर नहीं होती मैन से, बट क्योंकि लैक ऑफ एक्सेस है एजुकेशन का, तो वो हमेशा से काइंड ऑफ चाइल्डहुड में ही रह जाते, मतलब कभी ग्रो ही नहीं हो पाती। इनके कहने का मतलब है कि एक आदमी को प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, एक सिस्टम मिलता है, वो प्रॉपर काम करता है बाहर जाके, तो वो ग्रो करता है, पर एक औरत को उस तरीके का माहौल ही नहीं दिया जाता तो कभी ग्रो ही नहीं हो पाती। और इन्होंने ये भी कहा है कि वुमेन शुड एंजॉय सोशल, लीगल, इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी विद मैन, कि उसे सारी इक्वालिटी मिलनी चाहिए जो कि एक आदमी को मिलती है। रैशनैलिटी एंड रीजन मस्ट बी गिवन इंपॉर्टेंस ओवर सेंसिबिलिटी एंड इमोशंस। मतलब कि एक औरत को भी एजुकेट करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर तार्किक बनाना चाहिए कि रीजन कर सके, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, बजाय कि उनको बस इतना सा काम दे दिया कि तुम्हें अपने आदमी को प्लीज करना है, अपने आदमी को सही से रखना है, अपने बच्चों को सही से रखना है, घर संभालना है, बस, है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक। ये जो वर्क आया था विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ दुनिया पे।
काफ़ी फेमस हो गया ये वर्क और बहुत सारे फेमिनिस्ट्स इससे इंस्पायर हुए। जैसे 1840 में अमेरिका में सफ़रजेट्स वो वीमेन होती थी जो वोटिंग राइट्स के लिए लड़ती थी। तो लुक्रेजिया मॉट एंड एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन ये 2 औरतें थी जिन्होंने जॉइंटली कैंपेन किया फॉर अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी एंड ग्रांटिंग ऑफ सफरेज। मतलब वुमेन्स को वोटिंग राइट्स देने के लिए इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए। ठीक, जो एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन थे उन्होंने एक डेक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट 1848 एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जो कि अमेरिकन डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 पे बेस्ड था। मतलब उसकी तरह से लिखा गया था। ये एक डॉक्यूमेंट था जिसे साइन किया गया था 1848 में। एट फर्स्ट वीमेंस राइट्स कन्वेंशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन ऑल्सो नोन एज द सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। इस कन्वेंशन को सेनेका फॉल्स कन्वेंशन भी कहते हैं और ये साइन हुआ था इन जुलाई 1848। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। और इस डॉक्यूमेंट में वही बताया गया था कि जो एस्पेक्ट्स हैं लाइक सोशल, लीगल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज जिससे कि वीमेन को सफ़र करना पड़ता है, उन सब चीज़ों को इस डॉक्यूमेंट पे इंक्लूड किया गया था। नाउ जैसे इस डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर किया गया था कि दैट ऑल मैन एंड वीमेन आर क्रिएटेड इक्वली, मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वली क्रिएट किया गया है, बट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज अ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड इंजरीज एंड यूसरपेशंस ऑन द पार्ट ऑफ मैन टुवर्ड्स वुमेन हैविंग इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट टिरेनी ओवर हर। मतलब मैन एंड वुमेन वैसे तो इक्वली क्रिएट किए गए थे, बट हिस्ट्री में हमने ये देखा है कि बार बार जो मैन है वो वुमेन को दबाते रहे हैं, है ना, और उनके ऊपर एक अथॉरिटी जमाने लग गए हैं। ठीक, तो ये जो डॉक्यूमेंट था कुछ इस तरीके से था, ऐसे सबके नाम लिखे हुए थे और सबने इसको साइन किया था। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट था ये 100 लोगों ने साइन किया था, जिसमें से 68 वीमेन थी और 32 मैन थे। ठीक, नाउ इस डॉक्यूमेंट के साइन होने के बाद आगे जाके फिर बहुत सारी सफरेज सोसाइटीज बनी। सफरेज सोसाइटीज मतलब जहाँ पे बहुत सारी औरतें जुड़ती हैं और फिर वोटिंग राइट्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो जैसे एक सोसाइटी बनी थी नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन NWSA, जो कि एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन एंड सुजैन बी एंथनी ने 1869 में बनाई थी। एंड दूसरी थी अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन AWSA 1869, जो कि लूसी स्टोन इसकी एक प्रोमिनेंट लीडर थी। तो ये दोनों मर्ज हुई और इन्होंने नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन NAWSA 1890 बनाई। एंड ये जो सोसाइटी बनी थी NAWSA, इसने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया 19th अमेंडमेंट लाने का US कॉन्स्टिट्यूशन में। 19th अमेंडमेंट, जिसे कि सुजैन बी एंथनी अमेंडमेंट भी कहते हैं, जिस अमेंडमेंट के तहत अमेरिका में वुमेन को राइट टू वोट मिला इन 1920 में से इम्प्लीमेंट किया गया था प्रॉपर्ली। तो 19th अमेंडमेंट के जरिए जो है औरतों को अमेरिका में राइट टू वोट मिला। ठीक, अब ये तो थी अमेरिका की बात। ब्रिटेन में क्या चल रहा था? तो ब्रिटेन में अगर हम देखें, ऑन जून 7th 1866 जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक फिलोसफर थे, प्रेजेंटेड अ बिल। उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया था, प्रेजेंट किया था, बेसिकली पास नहीं किया था, प्रेजेंट किया था, कॉलिंग फॉर वुमेन्स सफरेज, जिन्होंने इसमें वुमेन्स की वोटिंग राइट्स के बारे में बात की थी। अब ये जो इनका बिल था ये भले सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट कम से कम इसने इतना ज़रूर कर दिया कि एक अटेंशन ला दी किस इशू की तरफ, वुमेन्स सफरेज की तरफ, कि वुमेन को वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने एक वर्क लिखा, एक ऐसे लिखा, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869, और ये ऐसे इन्होंने अपनी वाइफ के साथ लिखा था जॉइंटली, हैरियट टेलर मिल। ठीक, और इसमें इन्होंने लिखा था द लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अनदर इज रॉन्ग इन इटसेल्फ एंड नाउ वन ऑफ द चीफ हिंड्रेंसेस टू ह्यूमन इम्प्रूवमेंट एंड दैट it ought to be replaced by a system of perfect equality admitting no power and privilege on the one side nor disability on the other। मतलब इन्होंने कहा है कि एक पक्ष को, एक सेक्स को ज्यादा लीगल हक देना दूसरे के बजाय ये गलत है और ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है ह्यूमन इम्प्रूवमेंट की तरफ, कि अगर हम ऐसा करेंगे कि एक सेक्स को ज्यादा तवज्जो देंगे, ज्यादा लीगल अथॉरिटीज देंगे दूसरे के बजाय, तो ह्यूमन इम्प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि परफेक्ट इक्वालिटी हो, कोई भेदभाव ना हो, जो पावर है या जो प्रिविलेजेस हैं वो दोनों में बंटे, कोई भी एक साइड डोमिनेटिंग ना हो या कोई भी एक साइड डिसेबल ना रह जाए, कि उनको कोई हक दिए ही ना जाए। ठीक, फिर इसके बाद ब्रिटेन में भी काफ़ी सफरेज सोसाइटीज़ थी, जैसे कि नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन्स सफरेज 1867 लेड बाय लीडिया बेकर, नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन्स सफरेज सोसाइटीज NUWSS in 1897 led by Millicent Fawcett, Women's Social and Political Union WSPU in 1903 led by Emmeline Pankhurst and her daughters। ठीक, सो इन सब सोसाइटीज़ ने वुमेन के वोटिंग राइट्स के लिए बहुत आवाज़ उठाई, जिसके चलते 1980 में पार्शियल सफरेज मिला औरतों को। पार्शियल क्यों? क्योंकि
ब्रिटेन में 1918 में वोटिंग राइट्स मिला, बट सिर्फ उन औरतों को जो कि 30 साल की हैं या इससे ऊपर की हैं और जिनके पास कुछ मिनिमम प्रॉपर्टी है। उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया था कि इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और 30 या 30 साल से ऊपर की वुमेन होनी चाहिए, उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1980 के तहत वोटिंग राइट्स मिल गए। बट इसमें दिक्कत ये आई कि जो औरतें इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाती थी, वो जो यूके में औरतें रह रही थी उनका बस 40% ही थी। ठीक, तो मतलब बहुत सारी औरतें अभी भी वोट नहीं कर पा रही थी। फिर 10 साल बाद 1928 में फुल सफरेज मिला ब्रिटेन में जाके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1928। मतलब जो 1918 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था उसको दोबारा से रिवाइज किया गया था, जिससे कि अब फुल सफरेज, फुल वोटिंग राइट्स दिए गए वुमेन्स को ओवर द एज ऑफ 21। मतलब 21 के ऊपर की कोई भी औरत है, 21 या 21 की, उनको वोटिंग राइट्स मिल गए। ठीक, तो ये थी कहानी कि फर्स्ट वेव के दौरान किस तरीके से औरतें अपने लीगल राइट्स, खासकर कि राइट टू वोट के लिए लड़ी, आवाज़ उठाई, बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, बहुत सारे वर्क्स लिखे गए, है ना। बट जहाँ पे कुछ फेमिनिस्ट्स पॉलिटिकल एक्टिविज्म पे काम कर रही थी, मतलब लीगल राइट्स और वोटिंग राइट्स पे काम कर रही थी, वहीं पे कुछ फेमिनिस्ट्स ऐसे भी थी जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिज्म पे काम कर रही थी, जैसे क्वेश्चन ऑफ वुमेन एंड लिटरेचर, कि लिटरेचर में औरतों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर औरतों को लिखने क्यों नहीं दिया जाता, है ना। इनमें कुछ राइटर्स हैं जैसे वर्जीनिया वुल्फ, हिल्डा डूलिटल एचडी, एडिथ वॉर्टन एंड जोना बार्न्स। इनको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इसी एज के दौरान काम किया था। ठीक, अब इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वर्जीनिया वुल्फ, जिनका एक बहुत फेमस ऐसे है अ रूम ऑफ वंस ओन। इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, 1929 में लिखा था इन्होंने। तो इस ऐसे में बेसिकली इन्होंने टैकल किया है क्वेश्चन को वुमन एंड फिक्शन। ठीक, Woolf emphasized that women should have the economic and social freedom to pursue their own aspirations rather than being confined to the traditional rules of reflecting and enhancing male identity। मतलब इन्होंने कहा है कि जो औरत है उसके पास इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम होनी चाहिए जिससे कि अपनी एस्पिरेशंस को फॉलो कर पाए, परस्यू कर पाए, रादर देन कि जो मेल आइडेंटिटी है उसी को एनहांस करती रह जाए, उसी की एक रिफ्लेक्शन बन के रह जाए, एक आदमी का ही आईना बन के रह जाए। इसके बजाय उनके पास एक अपनी इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। मतलब अगर किसी औरत को फिक्शन लिखना है, नॉवल या कुछ ऐसा लिखना है, तो पहली बात तो उनके पास मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसे से उनका मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम। फिर उन्होंने कहा अ रूम ऑफ हर ओन। अ रूम ऑफ हर ओन, अब इसके दो मतलब हो सकते हैं कि एक तो लिटरल मीनिंग कि एक अपना कमरा होना चाहिए जहाँ बैठ के लिख सकें। दूसरा मतलब जो कि मेटाफोरिकल है कि अ रूम ऑफ हर ओन, एक अपना पर्सनल स्पेस जहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। ऐसा नहीं कि उन्हें लिखने ही नहीं दिया जा रहा है ना, उन्हें प्रॉपर लिबर्टी मिले कि जहाँ पे वो अपना फ्री होके आराम से लिख सकें। ठीक, फिर ये कहते हैं फॉर मोस्ट ऑफ हिस्ट्री एनॉनिमस वाज अ वुमन। मतलब कि ज़्यादातर हिस्ट्री के लिए औरत तो बस गायब ही थी, उनका जिक्र बहुत कम किया गया है हिस्ट्री में, है ना। मर्दों के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, औरतों के बारे में कम लिखा गया है। ठीक, इसके बाद ये कहती है शी डाइड यंग अलास शी नेवर रोट अ वर्ड शी लाइड बरीड वेयर द ओमनीबसेस नाउ स्टॉप ऑपोजिट द एलिफेंट एंड कासल। ठीक, अब यहाँ पे शी कौन है? शी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो इन्होंने यूज किया है जूडिथ शेक्सपियर, जो कि विलियम शेक्सपियर की सिस्टर थी, और इन्होंने इस कैरेक्टर को एज अ मेटाफर यूज किया है। मेटाफर कैसा? वुल्फ क्रिटिसाइजेस द अनफेयर सिस्टम दैट फेवर्ड मैन ओवर वीमेन, डिनाइंग वीमेन द सेम चांसेस और अपॉर्चुनिटीज। She argues that the reason there aren't as many female writers in history isn't because women aren't as good, but because they were not given the same opportunities to succeed। मतलब ये कहते हैं कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जूडिथ के थ्रू अनफेयर सिस्टम को, जहाँ पे मेल को ज्यादा प्रिविलेज दी जाती है फीमेल के ऊपर। ठीक, और फीमेल को सेम चांसेस भी नहीं दिए जाते जो कि एक मेल को मिलते हैं। वो कहती हैं कि हिस्ट्री में ज़्यादा फीमेल राइटर्स नहीं हैं, इसलिए नहीं क्योंकि औरतें उतनी अच्छी नहीं लिख पाती जितना कि एक आदमी लिख पाता है, बल्कि इस वजह से कि औरतों को कभी अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं जो कि आदमियों को मिली, जिससे कि वो सक्सीड कर पाती। ठीक, और जूडिथ शेक्सपियर का एग्जाम्पल लेने का यही मतलब है कि जो विलियम शेक्सपियर है वो इतने बड़े राइटर है, उन्होंने इतने फेमस प्लेज लिखे है ना, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, चांसेस मिले। अगर वही चांसेस जूडिथ शेक्सपियर को मिलते, इनकी सिस्टर को मिलते, हो सकता था ये विलियम शेक्सपियर से भी ज़्यादा अच्छी राइटर बन के निकलती, है ना, उनसे बड़ी राइटर बनती, प्ले राइट बनती या जो भी है। बट क्योंकि उनको चांसेस ही नहीं मिले, उनको वही बात है ना कि रूम ऑफ वंस ओन, उनको अपना एक पर्सनल स्पेस, एक रूम ही नहीं मिला। सो शी डाइड यंग एंड शी नेवर रोट अ वर्ड। अब जो वर्जीनिया वुल्फ का ऐसे है, ये हाईलाइट करता है कि विमेन शुड परस्यू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज अलोंगसाइड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। मतलब उनको क्रिटिकल और क्रिएटिव एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ साथ। और इसी ऐसे ने बहुत सारी डिबेट्स ओपन कर दिए थे दैट लेड टू द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ठीक,
कि इस ऐसे ने सेकेंड वेव के लिए बहुत सारे रास्ते या दरवाजे खोल दिए थे। ये था फेमिनिज्म का पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने बस एक इंट्रोडक्शन सी जानी कि औरतों ने किस तरीके से अपने राइट्स, लीगल राइट्स या वोटिंग राइट्स के लिए स्ट्रगल किया अमेरिका में और ब्रिटेन में। जो पार्ट 2 आएगा फेमिनिज्म में, उसमें हम सेकंड वेव, थर्ड वेव या फोर्थ वेव की जितने भी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट्स रहे हैं नेट पर्सपेक्टिव से, उनके बारे में जानेंगे, जैसे सिमोन डी ब्यूअर, एलन शोवाल्टर, जूडिथ बटलर एंड ऑल। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अभी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।